So today we'll discuss the topic that is a van der Waal equation. Clear? और इसमें हम बेसिकली डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो इक्वेशन है, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ van der Waal इक्वेशन, क्या इसका मीनिंग है, कहाँ पर इसको हम अप्लाई करते हैं, व्हाट इज द डेरिवेशन. आफ्टर दैट इन दिस इक्वेशन विल गेट स्मॉल कांस्टेंट, हमें दो कांस्टेंट मिलेंगे, विल गेट van der Waal कांस्टेंट ए एंड van der Waal कांस्टेंट बी. तो वी हैव टू स्टडी द सिग्निफिकेंस एंड यूनिट ऑफ van der Waal कांस्टेंट ए एंड बी. इट इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक. After that beta we will apply the van der Waal gas equation under the different conditions of temperature and pressure we will apply, and finally we will study the exceptional behavior of hydrogen and helium. हम study करेंगे कि वो हमेशा positive deviation ही क्यों show करती है, and we'll explain the mathematical reason, and in the last we will study the conceptual and the numericals related to the van der Waal equation. So student, before I start the van der Waal equation, ठीक है, so simply what is the meaning of van der Waal equation? ठीक है, you simply say that it is the equation that is applicable for non-ideal real gases. ऐसी एक इक्वेशन जो नॉन आइडियल रियल गैसेस पे हम अप्लाई करते हैं, दैट इक्वेशन इज सेड टू बी द van der Waal इक्वेशन. चलिए डेरिवेशन से पहले थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल रियल गैस. क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए बेटा, एज फार एज गैस लॉज आर कंसर्न, तो अगर आपकी गैस बॉयल्स लॉ को ओबे करती है, इफ इट ओबेज बॉयल्स लॉ, इफ इट ओबेज चार्ल्स लॉ को ओबे करती है, इट ओबेज अमंटन्स लॉ, ठीक है, या ये आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है कि PV इज इक्वल टू nRT, तो उस गैस को पर्टिकुलरली हम क्या कहेंगे, वी विल से इट एज एन आइडियल गैस, नॉट एन इशू. और इसका रिवर्स हो जाएगा नॉन आइडियल रियल गैस, मीन्स जो आपकी गैस है इट डज नॉट ओबे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अमंटन्स लॉ, इसको ओबे नहीं करती, या आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती, तो वो क्या होगी आपकी नॉन आइडियल रियल गैस. बट एक पॉइंट आपको जरूर मेंशन करना है, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो एक छोटा सा हमने स्टडी किया कि अगर आपकी गैस नहीं ओबे कर रही है लॉज को, देन वी विल से इट एज नॉन आइडियल गैस. ओबे करती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस. इसके बाद हमने स्टडी किया कि ये जो डेविएशन है, डेविएशन कहाँ से, टूवर्ड्स नॉन आइडियल, आइडियल से नॉन आइडियल की तरफ जो डेविएशन है, जो मेरे पिछले लेक्चर से वहाँ पे मैंने स्टडी किया, तो वहाँ पे हमने दो पॉइंट पे फोकस किया था कि किस वजह से एक गैस जो है वो आइडियल से नॉन आइडियल की तरह बिहेव करती है. तो पहला पॉइंट वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि ये आपका टोटल वॉल्यूम है और ये आपका गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है. तो एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, जिसको मैं सपोज स्मॉल v से डिनोट करता हूँ, ठीक है, इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम. या प्रॉपरली अगर इसको लिखे, डजंट मेक एनी डिफरेंस, आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू v. इस वजह से आपकी जो गैस है वो डेविएट हुई. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे भी आएंगे. तो यहां से जो नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल की एक डेफिनेशन और आई मेरे पास. देखो यहां पे गैस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है उसको मैं नेग्लेक्ट क्यों कर पा रहा हूं, क्या रीजन है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का जो साइज है वो कम है. बट मैं रियल गैस में जाऊंगा तो रियल गैस में गैस मॉलिक्यूल का साइज क्या हो गया, बड़ा, और ड्यू टू बिग साइज अब मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा. सो हियर व्हाट विल आई राइट, द वॉल्यूम ऑफ सॉरी gas molecule is not negligible as compared to the total volume. तो पहली डेफिनेशन एक और आई हमारे पास. क्या डेफिनेशन थी, बिल्कुल क्लियर, कि भाई रियल गैस क्या होती है, वो गैस जिसमें गैस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, तभी हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाते. आइडियल गैस क्या होते हैं, जिसमें गैस मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है, छोटा, पॉइंट साइज होता है, जैसे पॉइंट चार्ज मान लो, पॉइंट पार्टिकल मान लो, देयरफॉर हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अब एक और डेफिनेशन, आपको पता है डेविएशन का जो सेकंड रीजन था
द सेकेंड रीजन फॉर द डेविएशन इज कि आइडियल गैस में वी हैव सेड कि दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड देयर आर नो रिपल्सिव फोर्सेस, किसी भी तरह की फोर्सेस नहीं है। इसीलिए जो गैस है वो आइडियल से किस में डेविएट होती है, नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में क्या था, नॉन आइडियल में पार्टिकल का साइज बड़ा है ड्यू टू विच अब जो गैसेस में आपकी फोर्सेस होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी और कुछ में आपकी रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी। सो यहां से अब एक डेफिनेशन और आई हमारे पास कि नॉन आइडियल गैसेस में क्या होता है, द गैसेस इन विच देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अब एक नया व्यू आया हमारे पास कि नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पूछे या इन टर्म्स ऑफ साइज अगर आपसे पूछे, तो बी क्लियर, नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस वो गैसेस है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है, द मॉलिक्यूल्स साइज इज क्वाइट लार्ज। किससे लार्ज, एज कंपेयर टू आइडियल गैस। ठीक है, एंड दे विल हैव द नाउ अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, चलिए तो दो डेफिनेशंस हो गई हैं, एक हमारी बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी, दूसरी हमने डेविएशन निकाली। कहाँ से निकाली, हमने निकाली डेविएशन से, कि जब हमने डेविएशन स्टडी किया तो विल गेट अनदर डेफिनेशन। अब हमें क्या करना है, देखिए, नाउ वी हैव टू डिराइव द वॉन डर वाल इक्वेशन। चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। So before derivation, just see a point that I want to discuss with you कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है, देखिए बड़े ध्यान से, आपकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इट वाज द आइडियल गैस इक्वेशन। बट जब हम नॉन आइडियल गैसेस में जाते हैं, नॉन आइडियल रियल गैसेस में वर्कआउट करते हैं, तो जो PV है बेटा वो nRT के इक्वल नहीं होता। अब इसके दो रीजन मैंने आपको बताए थे। पहला रीजन जो क्या बताया कि नॉन आइडियल गैसेस में जो साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज लार्ज, गैस मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, ड्यू टू विच वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। तो थोड़ी बहुत ये मान के चलिए वॉल्यूम में करेक्शन आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि आइडियल गैस में हम एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे, और उस पॉइंट के बेसिस पर हमने ये वॉल्यूम निकाली। अब रियल गैसेस में हम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वॉल्यूम में थोड़ा बहुत हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। कुछ इसी तरह की बात प्रेशर से रिलेटेड आई। अब प्रेशर से रिलेटेड क्या है कि जो आपकी नॉन आइडियल गैसेस हैं उनमें वी आर हैविंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी, रिपल्सिव फोर्सेज होंगी, या सिंपल बात करें अगर फोर्सेज होंगी, देन व्हाट हैपन्स, ये जो प्रेशर आएगा इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। बिकॉज ऑल ऑफ यू नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर प्रेशर में थोड़ी प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली फोर्स में थोड़ी प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली किस में प्रॉब्लम होगी, प्रेशर में। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इस इक्वेशन को हम नॉन आइडियल में क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, तो सीधा सा रीजन आपको बताना है, भाई नॉन आइडियल गैसेस में जो होता है हम एक गैस मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें इस वॉल्यूम में करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि आइडियल गैस में क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था। सिमिलरली आइडियल गैस में हमने क्या किया था, दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह की इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज नहीं थी। बट रियल गैसेस में क्या है, दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी, फोर्स होगी। फोर्स होगी तो देयर मस्ट बी सम प्रेशर, दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ प्रेशर होगा, तो इट मींस अब इस प्रेशर की भी वैल्यू वो नहीं होगी जो आइडियल गैस में थी। तो यानी नॉन आइडियल गैस में इन दोनों वैल्यूज की, इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी, प्रेशर की और वॉल्यूम की, तब जाके ये किसके इक्वल होगा, एनआरटी के। अंडर नॉर्मल कंडीशन पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब इसका एक बार थ्योरेटिकल बिल्कुल रीजन बताते हैं। इन नॉन आइडियल गैसेस PV इज नॉट इक्वल टू nRT। सिंपल अगर कोई आपसे रीजन पूछता है, सो आई राइट नंबर 1, बिकॉज इन नॉन आइडियल गैसेस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम।
सेकेंडली देर आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ये दो सबसे बड़े रीजन है ड्यू टू विच ये इक्वल नहीं है। तो यहां से एक पॉइंट क्या आया कि अगर मैं अपने प्रेशर और वॉल्यूम में थोड़ी करेक्शन कर दूं तो हो सकता है। सो मुझे करना क्या है, अब इसमें दो काम करने हैं। फर्स्ट आई हैव टू डू द प्रेशर करेक्शन, देन आई विल डू वॉल्यूम करेक्शन। अगर मैं करेक्शन करूं और इस करेक्शन करने के बाद ये जो आपका पीवी आएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, nRT के इक्वल। चलिए तो लेट अस स्टार्ट अबाउट, हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल डू द करेक्शन इन द, कहीं से स्टार्ट कर लीजिए, प्रेशर में करेक्शन करते हैं। तो प्रेशर करेक्शन को पहले मैं नोट करके बताऊंगा कि होती क्या, इट इज P + AN² V²। ये आपका प्रेशर में है, ठीक है। इसमें ये जो A है आपका, इट इज van der Waal constant, clear to all of you. N is number of moles of gas molecules, या सिंपल कहें आप नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं गैस के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और बेटा V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। अब इसको थोड़ा स्टडी करना है, कैसे आया, वॉट एवर इट इज, बिल्कुल सिंपल। देखिए दिस इज अ कंटेनर, ये आपका जो गैस मॉलिक्यूल है, ये अगर यहां पे वॉल पे स्ट्राइक करेगा तो ये क्या एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस प्रेशर, दिस P। अब ये जो पीछे आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं जस्ट लाइक दैट, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल्स और इनके बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि आइडियल के अकॉर्डिंग नहीं थी। अब इस अट्रैक्टिव फोर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि ये यहां पे जितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, वो प्रेशर एक्चुअल से कम होगा, क्योंकि इसको बैक साइड में क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, प्रेशर में एक स्मॉल p ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। जस्ट सी द स्टूडेंट, ये मॉलिक्यूल यहां प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, और इसको अगर बैक से कोई खींच रहा है तो ये उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएगा जितना इसे करना चाहिए था, तो ये एक्चुअल से कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो इसमें मुझे एक स्मॉल p प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, और ये जो स्मॉल p प्रेशर होगा ये होगा ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, या हम इसको बोल सकते हैं इंटरनल प्रेशर का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। तो प्रेशर में क्या ऐड करना है, स्मॉल p आपको ऐड करना है, ठीक है। स्मॉल p क्या है, एक इंटरनल प्रेशर है, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो आपके मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं बैक डायरेक्शन में, तो वो उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएगा जितना उसे करना था। अब इसकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल सिंपल है। इसकी वैल्यू में आपको ध्यान क्या रखना, दैट दिस प्रेशर is directly proportional to the square of density। ये डेंसिटी का स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, इट इज सिंपली डेंसिटी इज n² / v² मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n/v², दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसके मोल्स, गैस के मोल्स, क्लियर, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे व्हाट विल यू गेट, आई विल राइट हियर। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v², तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/v²। इसको हटाओगे यू विल गेट P इज इक्वल टू AN²/v²। ये हमारी करेक्शन आई। अब यहाँ पे A क्या है, A इज, इसको हटाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। A इज, अभी प्रेशर करेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, सो A इज van der Waal कांस्टेंट, ठीक है। अब ये van der Waal कांस्टेंट हमने किसके अगेंस्ट लगाया, जब हम स्टडी कर रहे थे कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके इस गैस मॉलिक्यूल को बैक साइड में बैक साइड में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो यहां पर ये जो van der Waal गैस कांस्टेंट है, इसकी अगर मैं सिग्निफिकेंस का डिस्कशन करूं,
मैं डिस्कस करूं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, जो यहां पर हमने अलग से भी डिस्कस करना है, बट अब इसको यहीं पर ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये जो वान डेर वाल कांस्टेंट ए है, इट इज द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये किसका मेजर है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द गैसेस। क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये किस वजह से आया? ड्यू टू दिस स्मॉल पी करेक्टेड प्रेशर। और ये किस वजह से है स्मॉल पी प्रेशर? क्योंकि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके इस गैस मॉलिक्यूल को बैक डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया प्रेशर करेक्शन। तो प्रेशर करेक्शन को शॉर्ट में हमने नोट करके रखा हुआ है। व्हाट प्रेशर करेक्शन आई हैव डन, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब बात करते हैं वॉल्यूम करेक्शन की, कि वॉल्यूम में क्या करेक्शन है। जस्ट सी आउट सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम करेक्शन। सो पहले नोट करते हैं वॉल्यूम करेक्शन है बेटा, इट इज V माइनस एन बी, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स, B इज वान डेर वाल कांस्टेंट। क्लियर? ठीक है ना, B इज योर वान डेर वाल कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो सेड टू बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम, एंड B is equal to 4V. V is वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। जो आपका अफेक्टिव वॉल्यूम को वॉल्यूम है या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, अफेक्टिव वॉल्यूम भी बोलते हैं, वो एक गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के 4 टाइम्स होगा। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में एक्सप्रेस करूं तो हम इसको क्या लिखेंगे? वी विल राइट इट एज, जो आपका ये पर्टिकुलरली व्हाट आई हैव रिटन, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम देखिए जो B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है एक मॉलिक्यूल की टर्म में था तो 4V हो गया। अगर आप इसे मोल की टर्म में लिखोगे तो ये क्या है आपका N इंटू बी। अब N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? और B की जगह क्या हो जाएगा? 4V। सो ये प्रॉपर आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का एक फॉर्मूला बना, जिसमें V क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, और इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब। R इज द रेडियस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अगर ये आपका गैस मॉलिक्यूल है तो उसके रेडियस को हम क्या कहेंगे? R। तो मैंने थोड़ा सा करेक्शन के बारे में बताया, क्या करना है अभी डिराइव करेंगे, नो डाउट। करेक्शन क्या है? V माइनस एन बी। ठीक है, B क्या है? इट इज द वान डेर वाल कांस्टेंट विच इज आल्सो सेड टू बी द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। ये क्या होता है? ये आपकी वन गैस मॉलिक्यूल के साइज के 4 टाइम्स होता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे सो इट इज NB, N नंबर ऑफ मोल्स, और एक मोल में कितने गैस मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर। सो इट विल बी N एवोगैड्रो नंबर इंटू 4V। V इज द वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल दैट आई विल पुट 4/3 पाई r क्यूब। चलिए अब इसको डिराइव करते हैं, ये आया कैसे। जस्ट सी आउट द स्टूडेंट्स हाउ इट केम्स। सो जस्ट आई विल स्टार्ट द डेरिवेशन। जस्ट सी आउट। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में क्या था? एक गैस मॉलिक्यूल का साइज कम था, ड्यू टू विच ये आपकी टोटल वॉल्यूम थी। तो एक गैस मॉलिक्यूल के साइज को हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट ये कर दिया नेग्लेक्ट का मतलब ये पूरा का पूरा जो स्पेस था, फ्री स्पेस, इट इज द फ्री स्पेस फॉर मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान से समझना है, फ्री स्पेस किसके लिए? मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो अगर आपसे पूछे, एक नई डेफिनेशन आएगी, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ गैस को हम क्या करते हैं? अब तक डिफाइन हमने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। आपका गैस मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस या वॉल्यूम ऑफ द गैस। बट इसको मैं अब ये भी कह सकता हूं, इट इज द वॉल्यूम इन विच द गैस मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रीली
ये वो वॉल्यूम है जहां पे गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब रियल गैस में आइए। रियल गैस में क्या था, सबसे पहला बताया मैंने, रियल गैस में जो गैस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, अगर इस गैस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये चीज़ मैंने इसको बड़ा कर दिया, तो क्या अब मैं इसको टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर पाऊंगा? नहीं, नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अब जो मेरे लिए स्पेस बचा जिसमें गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, वो ये वाला स्पेस बच गया। अगर इसको मैं छोड़ दूं, देखिए दिस इज नाउ द V। अब इस वॉल्यूम में जो है वो आपका गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। तो पहले हमने जो वॉल्यूम ली थी वो क्या ली थी बेटा, जस्ट सी आउट, कैपिटल V, वो वॉल्यूम जिसमें गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। अब ये वॉल्यूम क्या होगी, कम हो गई। तो इसमें से कम क्या हुआ, वो हिस्सा कम हुआ जिसमें गैस मॉलिक्यूल का साइज है, या एक गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम, या मोल्स में बाद में बात करेंगे। पहले पूरी वॉल्यूम थी, अब क्या हो गया, इसमें से इस वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सो व्हाट आई राइट, V माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल। अब गैस मॉलिक्यूल जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जो आएगा वो मेरा टोटल वॉल्यूम आएगा। तो V में से क्या करना है भाई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपका गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकता। अब ये गैस मॉलिक्यूल ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इतने हिस्से में कोई दूसरा गैस मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकता। चलिए डिराइव करते हैं अब इसको, प्रेशर करेक्शन हटाते हैं, जस्ट सी द डेरिवेशन। अब नाउ लिसन स्टूडेंट्स, दिस इज द गैस मॉलिक्यूल। जब ये गैस मॉलिक्यूल मूव करता है, ऑल ऑफ यू नो द गैस मॉलिक्यूल दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो व्हेन अ गैस मॉलिक्यूल मूव्स, ठीक है, ये अपने से 4 टाइम्स स्पेस में, 4 टाइम्स वॉल्यूम में किसी दूसरे मॉलिक्यूल को एंटर नहीं करने देगा। तो अगर ये आपका गैस मॉलिक्यूल्स है तो इसके अराउंड ये इतना स्पेस बना, दिस इज द 4V, और यू कैन से 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम अगर V है तो वो अपने अराउंड टोटल कितना स्पेस बनाएगा, 4V, जिसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर पाएगा। इसका रीज़न मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करेगा, तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ड्यू टू रिपल्शन ये वापस चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मैंने मतलब पर्टिकुलरली एक एक्सप्लेनेशन है कि एक गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो वो अपनी वॉल्यूम के 4 टाइम वॉल्यूम में किसी दूसरे मॉलिक्यूल को एंट्री नहीं कराएगा। रीज़न बिल्कुल सिंपल है, अगर एंट्री नहीं हो रही तो क्या रीज़न है कि जब आपका दूसरा गैस मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम में एंटर करने की कोशिश करेगा तो इट विल एक्सपीरियंस द रिपल्सिव फोर्सेज। और ये हमने अभी स्टडी भी किया कि गैसेज विल हैव द अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेज। तो सबसे पहली बात, अब इस चीज़ को डायग्राम को थोड़ा क्लियर करते हैं। सो अब ये जो हमारा वॉल्यूम बना, दैट कम्स आउट टू बी, जिस वॉल्यूम में कोई दूसरा मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर पाएगा, दैट इज सेड टू बी द, यू कैन से, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और यू कैन से वॉल्यूम यूज्ड, ज़्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है। ऑक्यूपाइड का मतलब जिसने ऑक्यूपाई कर रखा है, और यूज्ड का मतलब अपने वॉल्यूम से कितना एक्स्ट्रा उसने। सो इट इज़ अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, या सिंपली अगर बिल्कुल ईजिली डिफाइन करें, इट इज़ अ वॉल्यूम यूज्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग मूवमेंट में, इन विच नो अदर गैस मॉलिक्यूल्स कैन एंटर, जिसमें कोई दूसरा गैस मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकता। तो इसकी जो वैल्यू होगी, दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू NB। किसके इक्वल है ये, NB के इक्वल है। चलिए इसको थोड़ा प्रॉपरली अब लिखते हैं, थोड़ा सा क्लियर हुआ। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, जस्ट सी द स्टूडेंट्स, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम, इसका वैल्यू कितना है, NB के इक्वल है, ठीक है। अब B आपका वॉन डेर वाल कांस्टेंट है, एंड इट इज इक्वल टू 4V,
एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रॉपरली अब मैं जो करेक्शन फैक्टर यहां डालने वाला हूं, टोटल वॉल्यूम क्या थी मेरी, V थी, उसमें से एक गैस मॉलिक्यूल ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी जिसमें दूसरा एंटर नहीं कर सकता, उसको मैं प्रॉपरली लिखूं तो B से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा, B से। और क्योंकि N मोल्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, NB। तो अब जो फ्री स्पेस बचा जिसमें गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, ये जो डॉटेड स्पेस है आपका, इस डॉटेड स्पेस की वैल्यू होगी जो V टोटल वॉल्यूम माइनस NB, यानी इतने स्पेस में गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं और हम इसको कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो करेक्शन फैक्टर क्या आएगा, यहां पे लिखे V माइनस NB। ठीक है, अब थोड़ा सा और, को वॉल्यूम किसके इक्वल है, NB। N नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स, अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 2 मोल में क्या हो जाएगा, 2 इंटू एवोगैड्रो, सो इट विल बी N इंटू एवोगैड्रो इंटू B। और B की वैल्यू ध्यान रखना, इट इज इक्वल टू 4V वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। अब इस चीज़ में थोड़ा कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर ये भी V है, ये भी V है, तो कंफ्यूज मत कीजिए। जब B इज इक्वल टू 4V लिखते हैं तो ये जो V है ये डिनोट करेगा एक गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को। किसको डिनोट करेगा, V इज इक्वल टू NB, एक गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को। और ये जो V यहाँ पे डिनोट करेगा, ये किसको डिनोट करेगा, टोटल वॉल्यूम। कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो करेक्शन फैक्टर में क्या आया, V माइनस NB। तो B क्या है यहां पे देखिए, B आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसको हम वान डर वाल पर्टिकुलरली कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, वैसे अलग से भी करेंगे, यहां थोड़ा बताना ज्यादा बेटर रहता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ B देखो बहुत सिंपल सा है, ये जो B है ये वो वॉल्यूम है जिसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकता जब एक गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। इसको आप ऐसे भी समझो, जब हम मूव करते हैं, नॉर्मली मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मूव करूंगा, जब मैं स्टेप अहेड लेके चलूंगा अगला, तो मेरे सामने एक थोड़ा सा रीजन ऐसा आएगा जिसमें सामने से कोई पर्सन आ रहा है तो मेरे एक बाउंड्री के ज़्यादा नज़दीक एंटर नहीं कर सकता। तो ये नॉर्मली हर एक में एप्लीकेबल है कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो अपने सराउंडिंग में या टोटल अपनी वॉल्यूम के 4 टाइम्स वॉल्यूम एक रीजन ऑक्यूपाई करता है जिसमें दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा एटम, दूसरा पर्सन या दूसरा सब्सटेंस एंटर नहीं करता। दैट इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब इस चीज में थोड़ा ध्यान देंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब सिंपल है, अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो उसका जो 4V यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वी कैन से B इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। किसका मेजर है बेटा, ये मॉलिक्यूल के साइज का मेजर है कि अगर किसी में B की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसमें जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी क्या होगा, ज्यादा। स्टूडेंट्स, आफ्टर डूइंग द करेक्शन इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, व्हाट वी हैव टू डू, हमें इनको पुट करना होगा इन द आइडियल गैस इक्वेशन। वी हैव टू पुट द corrections of pressure and volume in the ideal gas equation। आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कीजिए। ठीक है, तो हमने जो करेक्शन की थी प्रेशर में, वी हैव डन P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज सेट टू विद द इंटरनल प्रेशर भी। ध्यान हो, अगर क्वेश्चन आ जाए भाई इंटरनल प्रेशर निकालिए तो आपको निकालना है AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। फिर वॉल्यूम में हमने किया था V माइनस NB। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको यहाँ पुट करना है आइडियल गैस इक्वेशन। सो इन प्लेस ऑफ प्रेशर हम करेंगे P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, और बेटा V की जगह आई विल डू V माइनस NB इक्वल टू nRT। नाउ दिस इज योर वॉन डर वाल इक्वेशन, या बोल सकते हैं कि गैस इक्वेशन फॉर नॉन आइडियल रियल गैसेज। अगर हम इफ वी विल डू इट फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, इफ फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, सो बेटा व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट n इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू बेटा हमें 1 पुट करनी है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, this will be V minus B equal to RT. So this is your van der Waal equation for 1
mole of the gas. And B, remember these A and B, these are the van der Waals constant. Clear? चलिए, so student this we have completed the first one जिसमें हमने study किया basic difference between the ideal gas, real gas. फिर हमने एक equation को derive किया. Now next we will do the significance and unit of van der Waals constant A and B. As far as examination is concerned, it is a very important topic. Sorry. Physical significance, or simply I'll write significance, the same meaning है इसका. Significance and units of van der Waals constant A and B. चलिए, तो वन बाय वन स्टडी करते हैं. पहले हम स्टडी करेंगे van der Waals constant A के बारे में. सो जो van der Waals constant A है बेटा, इट इज द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. गैसेस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये बेसिकली उसका मेजर है. ठीक है ना. सो सिंपली फाइल से, इफ द वैल्यू ऑफ A इज मोर देन द IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, इज आल्सो मोर. ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर? So be clear this thing now. अब after that, what are the units of van der Waals constant A? इसके यूनिट्स के बारे में फोकस करते हैं. A की यूनिट्स कैसे हैं? सो इक्वेशन हम लिख चुके हैं पहले ही. वी नो, आई राइट द इक्वेशन हेयर. P plus A n square upon V square V minus NB equal to nRT. दिस इज द इक्वेशन. तो हाउ कैन वी कैलकुलेट? सो बेटा ये देखिए, आपका जो A आएगा, I'll simply do the units of P is equal to A n square upon V square. यहाँ से A क्या आ जाएगा? P V square upon n square. तो सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है. ठीक है ना. व्हाट विल आई राइट? यहाँ प्रेशर की यूनिट आएगी, यहाँ वॉल्यूम की, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को हम मोल्स से डिनोट करते हैं. तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? प्रेशर की यूनिट मैंने क्या करा? एटमॉस्फेयर. द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर स्क्वायर, और मोल में क्या लिखते हैं बेटा? MOL स्क्वायर. सो अपर साइड जाके इट विल बी एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. ठीक है. तो एक चीज आपने स्टडी किया कि जो van der Waals कांस्टेंट है, ये किसका मेजर है? इट इज द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा होगी. यहां पर एक चीज और डिस्कस करेंगे. अभी यूनिट्स हमारी हो चुकी हैं. लिसन स्टूडेंट, जब हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, द प्रोसेस इज सेड टू बी द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. Liquefaction of gas means the process by which we convert the gas into liquid. और क्योंकि लिक्विड में ऑल ऑफ यू नो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो गैसेस से ज़्यादा होती हैं. सो आई विल राइट लिक्विड हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू गैस. तो सिंपल है, अगर किसी गैस में इफ अ गैस हैज मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो इट विल बी इजीली लिक्विफाइड. वो बहुत इजीली क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी. ये आपको ध्यान रखना है. तो यहां से अब आपको पता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा होगी तो गैस इजीली लिक्विफाई होगी. तो मींस वी कैन से ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. और इसको मेजर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? van der Waals कांस्टेंट A. इट मीन्स अगर मैं इस पूरे फैक्टर को इकट्ठा करूं, तो अगर आपका van der Waals कांस्टेंट A की वैल्यू ज़्यादा होगी तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा होगी, और उस गैस का ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. मीन्स आई कैन से द van der Waals कांस्टेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको भी बता दी है यहाँ पे. चलिए, अब हम स्टडी करते हैं कि किसी भी गैस में हम कैसे पता करें कि van der Waals कांस्टेंट A की वैल्यू कम ज़्यादा, मतलब कंपेयर कैसे करें. सो जस्ट सी आउट द स्टूडेंट्स. नाउ कंपैरिजन ऑफ van der Waals कांस्टेंट A फॉर टू गैसेस.
कंपैरिजन ऑफ वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए फॉर टू गैसेस। अगर आपको दो गैसेस को कंपेयर करना है देन हाउ कैन यू कंपेयर कि किस में वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज़्यादा होगी और बेटा किस में वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू कम होगी। तो इसके लिए छोटा सा एक हम करते हैं कि वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो हम डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग इन पोलर मॉलिक्यूल्स। सेकेंड बेटा हम डील करेंगे नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑल ऑफ यू नो कि जो फोर्सेस होती हैं दीज आर वॉन डेर वाल फोर्सेस भी कह सकते हो आप इनको, और वी विल से एज लंडन फोर्सेस। जबकि अगर आप पोलर मॉलिक्यूल्स में बात करो तो पोलर मॉलिक्यूल्स में आपकी जो फोर्सेस आएंगी टू टाइप की आएंगी। नंबर वन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड देन वी आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ध्यान क्या रखने वाली बात है, यानी अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो जो हमारे पास फोर्सेस आई हैं वो तीन कैटेगरीज में आई हैं, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स और बेटा वॉन डेर वाल फोर्स। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड है नंबर वन पे। इसके बाद थोड़ी सी वीक जाएगी डाइपोल डाइपोल और सबसे वीक जाएगी आपकी वॉन डेर वाल फोर्स या लंडन फोर्स। तो सिंपल अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नॉन पोलर है। चलिए एग्जांपल भी करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं सिंपली, मैंने आपको दे दिया कि भाई एक मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया अमोनिया और एक मैंने आपको मॉलिक्यूल दे दिया ऑक्सीजन। हाँ भाई, किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है या किसका वॉन डेर वाल ए कांस्टेंट ज़्यादा है? तो जैसा कि नज़र आ रहा है ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है नॉन पोलर है और ये जो अमोनिया है ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर में इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स आएगी। मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ। अब क्लियरली इंडिकेशन है, ऑर्डर आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स और वॉन डेर वाल में हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो जो आपका वॉन डेर वाल ए कांस्टेंट है वो किसके लिए ज़्यादा होगा? वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए फॉर अमोनिया इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान क्या करना है, आपको अपने मॉलिक्यूल को इन कैटेगरीज में डिवाइड करना है, सिंपल। ठीक है, चलिए और एग्जांपल भी देखते हैं। वी आर हैविंग मोर एग्जांपल्स फॉर दिस। सपोज अब हमें कंपेयर करना है, नॉर्मली अगर हम डिस्कस करें कि आई विल गिव यू द एग्जांपल। मैंने आपको दे दिया बेटा HCl और NH3, दो एग्जांपल स्टडी करते हैं। एक मैंने दिया आपको NH3 और एक मैंने आपको दे दिया HCl। अब इसके बारे में स्टडी करना है, सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो अब नॉन पोलर पोलर का इशू ही खत्म है, ये दोनों के दोनों आपके पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरा डायरेक्ट फोर्स भी लिख सकते हो। HCl में ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो जो फोर्स होगी बेटा वो आपकी डाइपोल डाइपोल। अमोनिया में आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स होगी। तो ये देखिए मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स का ज़्यादा है। ठीक है, तो वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए फॉर अमोनिया इज मोर देन HCl। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी जो वॉन डेर वाल फोर्स है वो किस में ज़्यादा होगी और किस में कम। ठीक है, अब एक चीज़ और छोटा सा मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, वन एग्जाम्पल और मैं देता हूँ सो दैट थोड़ी क्लियरिटी हमें और मिले। अगर मैं कहता हूँ बेटा मैंने आपको दे दिया, आई हैव गिवन यू कि भी फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करो। अब ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो किस में ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर वॉन डेर वाल फोर्स आपको पता होना चाहिए, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ध्यान करो, क्लोरीन का साइज ज़्यादा होगा। साइज ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसमें जो वॉन डेर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, तो जो आपका वॉन डेर वाल कांस्टेंट है वो भी क्या होगा? ज़्यादा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। मैंने जब आपको इंटरमॉलिक्यूलर लेक्चर को अपलोड किया था तो वहाँ पर मैंने क्लियर बता रखा है कि किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स में वॉन डेर वाल फोर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। और वहाँ पर ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये कंप्लीट मैंने डिस्कशन किया आपसे वॉन डेर वाल कांस्टेंट ए के बारे में। फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गई, यूनिट्स हो गए, देन हाउ कैन वी कंपेयर। चलो अब ए के बाद हम स्टडी करते हैं, that is van der Waal constant B that we have to study. Second is van der Waal constant B. Just see the students. So now we will study about van der Waal constant B.
तो पहले चलिए इसकी यूनिट्स के बारे में ही स्टडी कर लेते हैं। तो जो आपकी वॉन डर वाल इक्वेशन है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। सो मैं v को किसके इक्वल पुट कर सकता हूँ, इक्वल टू एन बी, तो b आ जाएगा बेटा v बाई एन। दिस इज क्लियर। तो यहाँ से जो यूनिट्स आएंगी बिल्कुल क्लियर हैं, दैट इज लीटर अपॉन मोल, दिस कम्स आउट टू बी लीटर पर मोल। ठीक है। नाउ अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो वॉन डर वाल कांस्टेंट B है ये क्या था, ये आपका, ये सिंपली अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज अ को वॉल्यूम। ठीक है ना, ये आपका को वॉल्यूम था, ये वो वॉल्यूम था जिसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द मूवमेंट एंटर नहीं कर सकता। वी हैव आल्सो सेड इट एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जितना एक गैस का बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, उसकी को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी, यानी उसकी वो वॉल्यूम जिसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकता। तो अगर उसकी को वॉल्यूम ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसका जो पर्सनल वॉल्यूम, उसकी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी है, बी इज़ द मेजर ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के साइज का मेजर है। क्योंकि बेटा सिंपल सा लॉजिक है, अगर को वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो एक मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा। सो बी इज़ द मेजर ऑफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम साइज के रिगार्डिंग अगर स्टडी करें तो साइज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वी विल से नाउ कि हम कंपेयर कैसे करें कि किसमें बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसमें बी की वैल्यू कम होगी। सो इसको देखते हैं। अभी यूनिट्स हमारी होगी, सिग्निफिकेंस हो गया। नाउ कंपैरिजन ऑफ वॉन डर वाल कांस्टेंट बी फॉर टू गैसेस। अगर दो गैसेस में कंपेयर करना है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक बेटा इसमें ध्यान रखना है, जो वॉन डर वाल कांस्टेंट बी है, सिंस इट इज अ मेजर ऑफ साइज, तो मैं कह सकता हूं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब साइज कैसे पता लगाएंगे, तो साइज में सिंपल सा लॉजिक क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट एक्सेप्ट अगर आप काम कर रहे हो आइसोमर्स में, आइसोमर में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। तो थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं पर्सनली, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए कि भाई फ्लोरीन और क्लोरीन में किस में वॉन डर वाल कांस्टेंट बी ज़्यादा होगा, विच हैज़ मोर वॉन डर वाल कांस्टेंट बी। तो सिंपल साइज देखना है, साइज देखने का तरीका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा होगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू फ्लोरीन ज़्यादा होगा। तो वॉन डर वाल कांस्टेंट बी किसके लिए ज़्यादा होगा, क्लोरीन के लिए ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई नियॉन गैस और आर्गन गैस में किसका वॉन डर वाल कांस्टेंट बी ज़्यादा है, तो अगेन आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि नियॉन से ज़्यादा साइज किसका है, आर्गन का। आप यहाँ भी देख सकते थे कि फ्लोरीन क्लोरीन डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा होगा तो उसका वॉन डर वाल कांस्टेंट बी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं आपको देता हूँ, ये मैंने मीथेन गैस दिया और ये इथेन CH3 तो कैसे पता करें। पहला तरीका वही आपका सिंपल, मॉलिक्यूलर मास इसका ज़्यादा आएगा, इसका कम आएगा। दूसरा, इसमें एक कार्बन की चेन है, इसमें दो कार्बन की चेन है, तो अगर कार्बन चेन बड़ी है तो इट मीन साइज भी ज़्यादा होगा एंड ऑब्वियसली वॉन डर वाल कांस्टेंट बी भी ज़्यादा होगा। तो ये तीन एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए जिसमें हमने साइज को थोड़ा सा अपने माइंड से भी यूज़ किया, डाउन द ग्रुप वाला फैक्टर भी यूज़ किया हमने, दूसरा मॉलिक्यूलर मास तो मैंने आपको बता ही रखा है। अब इसमें एक मैंने लिखा है कि आइसोमर्स में हमें इसको यूज़ नहीं करना है। तो आइसोमर के केस में क्या करें, जस्ट सी आउट। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, जस्ट सी आउट। दिस इज CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3. This is N-butane. This is isobutane. Both have the molecular formula C4 1 2 3 4 1 2 3 4 H 3 4 5 6 7 8 9 10 H 3 6 9 and 1 10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है,
सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर अलग है। सो बेसिकली दोनों क्या हो गए, दीज आर आई विल से आइसोमर्स। अब आइसोमर में देखो, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास का फैक्टर लेके चलूँ तो भैया मॉलिक्यूलर मास तो बराबर है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका, सेम है। तो मुझे क्या देखना है, अब सिंपल मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर जो चेन है वो देखिए कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। यहाँ जो चेन है वो 3 कार्बन की। अगर कार्बन चेन छोटी होती है तो मॉलिक्यूल थोड़ा क्या कर जाता है, वो श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा उसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइज हमेशा हम किससे देखते हैं, मेन कार्बन चेन से। तो ये जो मेन कार्बन चेन है 4 कार्बन की है, यहाँ पर मेन कार्बन चेन 3 की है, तो यहाँ पर जो साइज होगा इट हैज़ मोर साइज, और इसमें क्या होगा बेटा, इट हैज़ लेस साइज। तो साइज अगर ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है दैट इट विल हैव द मोर वैल्यू ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट बी। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डिस्कस्ड द second one, that is the significance and units of van der Waals constant A and B. Doing the significance of that particular van der Waals constant A and B and units. Now we'll study the you can say van der Waals equation under different condition of temperature and pressure. So first we'll discuss under low pressure ordinary temperature, then we'll discuss under high pressure ordinary temperature, and finally we'll discuss low pressure high temperature. ठीक है, तो बट बिफोर दिस मैं एक छोटा सा चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा, बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच योर रियल गैस, और आई विल से जो आपकी नॉन आइडियल गैस है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू एन आइडियल गैस। जब वो आइडियल गैस में कन्वर्ट होती है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी द बॉयल्स टेम्परेचर और यू कैन से बॉयल्स पॉइंट। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि कन्वर्ट होने की बजाय हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, व्हेन द रियल और नॉन आइडियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, छोटी सी डेफिनेशन थी कि व्हाट इज बॉयल्स पॉइंट या बॉयल्स टेम्परेचर। नॉर्मली बच्चे इसको बॉयल्स लॉ से रिलेट कर जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने डेविएशन में स्टडी भी किया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, डेविएशन में हमें अलग अलग कैसे कंडीशंस में मिलती है। तो सिंपल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी हम इसके प्रेशर के केसेस करेंगे और यहाँ पर हम टेम्परेचर का भी केस करेंगे। तो सिंपल मैं बता दूँ, वो टेम्परेचर जब आपकी रियल गैस इट विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, द टेम्परेचर इज सेड टू बी द बॉयल्स पॉइंट और बॉयल्स टेम्परेचर। चलिए, नाउ वी विल अप्लाई आवर van der Waals इक्वेशन अंडर दीज 3 डिफरेंट केसेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल गैस जो van der Waals इक्वेशन है, इट इज P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। तो पहले हम अप्लाई करेंगे अंडर लो प्रेशर ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सो बेटा ये ध्यान रखना है कि अंडर लो प्रेशर में क्या होगा, अगर प्रेशर कम होगा देन ऑब्वियसली जो वॉल्यूम होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो आपका van der Waals कांस्टेंट B है इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू नेग्लेक्ट द van der Waals कांस्टेंट B, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि गैस की वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो आपका को वॉल्यूम जो किसका मेजर है, गैस मॉलिक्यूल के साइज का मेजर है, वो बहुत ही कम हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो नेग्लेक्ट करने के बाद व्हाट आई गेट, आई सिंपली गेट P प्लस A बाई वी स्क्वायर, और बेटा B को नेग्लेक्ट करना है, सो इट विल बी V इक्वल टू RT। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई खास इशू नहीं है, ठीक है। अब इस V को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी P को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे PV प्लस, अब इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो AV अपॉन वी स्क्वायर है, जिससे ये V से V कैंसिल होगा, तो नीचे क्या बचेगा आपका A अपॉन V, एंड इट इज इक्वल टू RT। ये किसके इक्वल आ गया आपका, RT के इक्वल आ गया। सो अब PV किसके इक्वल होगा, A बाई वी को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, सो इट इज RT माइनस A बाई वी, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, RT को कॉमन लेना है, सो PV इज इक्वल टू RT अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो इट विल बी 1 माइनस A अपॉन V पहले से था, और ये RT यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब क्या करना है, इस RT को नीचे लेके आइए, PV अपॉन RT दिस इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VRT। ये डेरिवेशन हमने किया, यहाँ तक अब हम पहुँचे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमने किया था Z,
PV इज इक्वल टू RT था 1 मोल के लिए, और यहाँ पर हमने Z को इंक्लूड किया था, तो Z क्या था बेटा, PV अपॉन RT कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये जो PV अपॉन RT है इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, Z। तो यहाँ पर Z क्या आएगा, PV अपॉन RT की जगह सिर्फ Z किया है, ये ध्यान रखिएगा। इट इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VRT। अब यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, अब मैं 1 में से इस वैल्यू को माइनस करूँगा, ठीक है। सो बी क्लियर, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा नाउ इट इज लेस देन 1 से कम हो गया। डेविएशन कौन सी हो गई, नेगेटिव डेविएशन। तो अंडर लो प्रेशर हमें कौन सी डेविएशन मिली, नेगेटिव। तो थोड़ा सा अगर आपको ग्राफ भी ध्यान हो, मैं साथ के साथ बताऊंगा। ये हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ था, ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए लाइन थी, यहाँ प्रेशर हमने पुट किया था। तो स्टार्टिंग ये ग्राफ कुछ इस तरह से गया था। तो जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जहाँ पर आप इसको मान के चलिए लो प्रेशर पे यानी स्टार्टिंग वाले पार्ट में जो ये Z की वैल्यू है, ये इस आइडियल गैस यानी 1 से नीचे आ रही है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग में हमें कौन सी डेविएशन मिली थी, नेगेटिव डेविएशन मिली थी, और ये हमें इस पार्ट में मिली थी जहाँ पे प्रेशर क्या है हमारा, लेस। तो वही एक्सप्लेन हुआ है कि अंडर लो प्रेशर ऑर्डिनरी टेम्परेचर कौन सी डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। सो ये पहला हुआ हमारा कंप्लीट। नाउ सेकंड पे आते हैं, अंडर हाई प्रेशर ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो लो प्रेशर पे आपको क्या मिला, एक बार नोट कर देते हैं कि यहाँ पे हमें व्हाट आई गॉट, इसको हटा देते हैं, इक्वेशन पता ही है। वी विल गेट Z इज लेस देन 1 एंड आई विल गॉट नेगेटिव डेविएशन। आप ये भी कह सकते हो कि ये आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के ग्राफ का मैथमेटिकल प्रूफ है, ठीक है ना, दैट यू कैन आल्सो से इट नाउ। चलिए अब स्टडी करते हैं सेकंड वाले पे, अंडर हाई प्रेशर ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, हम डेरिवेशन सारे यहीं पर करेंगे, इसको यहाँ डिनोट करते हैं। अंडर हाई प्रेशर जो वॉल्यूम हो जाएगी वो कम हो जाएगी, वॉल्यूम विल बी लेस। अगर वॉल्यूम कम होगी तो बेटा ये जो A अपॉन V स्क्वायर है ये भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बचेगा आपका P, A बाई V स्क्वायर हमने नेगलेक्ट कर दिया, V माइनस B इक्वल टू RT। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, आई विल गेट PV माइनस P इंटू B, PB इक्वल टू RT। अब PV क्या हो जाएगा, देखिए PV इज इक्वल टू, ये माइनस वहाँ जाके प्लस होगा, सो इट विल बी RT प्लस PB। क्लियर। अब क्या करना है आपको, PV इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप RT कॉमन लोगे तो 1 प्लस PB अपॉन RT आपका जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इस RT को नीचे लेके आइए, PV अपॉन RT इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT, ठीक है। अब ऑल ऑफ यू नो ये जो PV अपॉन RT ये क्या होता है, आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो हम PV अपॉन RT की जगह हम सीधा लिखेंगे Z। Z क्या है, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। सो स्टूडेंट्स आई विल राइट नाउ Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT। अब देखो ये प्लस आ गया, इसका मतलब जो Z है इट इज मोर देन 1, कौन सी डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो हाई प्रेशर पे कौन सी, सॉरी पॉजिटिव डेविएशन, नॉट नेगेटिव माय डियर, पॉजिटिव। तो हाई प्रेशर पे आपको कौन सी डेविएशन मिली, पॉजिटिव। फिर से ग्राफ को बनाते हैं, छोटा सा बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेशर था, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये लाइन हमने आइडियल गैस के लिए बनाई थी, Z की वैल्यू 1, ऊपर पॉजिटिव डेविएशन, नीचे नेगेटिव डेविएशन। तो हाई प्रेशर पे ये ग्राफ ऐसे ऊपर चला गया था, तो यानी हाई प्रेशर पे मुझे कौन सी डेविएशन मिली, पॉजिटिव, और अभी लो प्रेशर पे कौन सी मिली थी, नेगेटिव। तो ये भी एक तरीके से प्रूफ है किसका, आपका उस ग्राफ का जो मैंने अलग से एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में, दैट इज द वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद प्रेशर। सो दिस वी हैव डिस्कस द सेकेंड कंडीशन। इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, सो दैट थोड़ा क्लियर हो। सो अंडर हाई प्रेशर ऑर्डिनरी टेम्परेचर की अगर बात करें तो Z इज मोर देन 1 और डेविएशन क्या मिली, पॉजिटिव मिली। ठीक है भाई, चलिए गुड। अब थर्ड कंडीशन जो है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, थर्ड कंडीशन पे वर्क करते हैं। थर्ड कंडीशन इज लो प्रेशर
हाई टेम्परेचर। जो वांडरवाल इक्वेशन है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। सो बेटा लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम इज़ वेरी लार्ज। सिंपल सा है, देखो भाई, प्रेशर कम होगा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगी। यहाँ दोनों ही फैक्टर किसको बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। दिस बोथ फैक्टर्स दे विल इंक्रीजेज द वॉल्यूम। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, V इज़ वेरी लार्ज, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इन दैट केस अब A अपॉन वी स्क्वायर और B हम दोनों को ही क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। दोनों को नेगलेक्ट करोगे तो इक्वेशन क्या बची, यहाँ से P बच गया, ठीक है, यहाँ से V बच गया, पी वी इज इक्वल टू आर टी बच गया आपका। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और पी वी अपॉन आर टी की वैल्यू क्या हो गई, 1, और पी वी अपॉन आर टी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या आ गया आपका, 1 आया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मीन्स जो आपकी गैस है अब वो कैसे काम करेगी, आइडियल। यानी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे Z की वैल्यू 1, गैस कैसे काम करेगी, आइडियल गैस की तरह। क्लियर। तो ये बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन्ड हुआ है। अभी जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था उसका लेक्चर भी मैंने अपलोड किया था, वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद प्रेशर। सो मैं एक चीज़ और यहाँ स्पेशली लिखूंगा कि ये जो मैंने आर्टिकल अभी किया है, दिस इज यू कैन से द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ ग्राफ between compressibility factor and pressure that you have to remember। तो कई बार अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भी हम उसको कैसे करें, तो ये अंडर डिफरेंट कंडीशन आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। सो स्टूडेंट दिस वी हैव कंप्लीटेड, यू कैन से द थर्ड, दैट इज वान डर वाल इक्वेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए अब इसके बाद वी विल स्टडी द फोर्थ। जब हमने डेविएशन को एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर हमने एक एक्सेप्शनल बिहेवियर एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन और हीलियम का। सो आई विल मेक अ हेडिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या था कि ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही शो करते हैं। ठीक है, तो इसका एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमने उसी टाइम दिया था, उसको भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, बट अब हम उसका क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हम पहले देंगे। सो आई विल स्टार्ट द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। उसके लिए ध्यान रखना है कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी दैट इज इक्वल टू आर टी, दिस यू विल कीप इन योर माइंड। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस हैं, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन गैस की और हीलियम गैसेस की, सो बहुत स्मॉल साइज है, साइज बहुत कम है। साइज कम होने की वजह से, कम भी मैं पर्टिकुलरली अगर कहूं तो आई विल राइट एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, बहुत ही छोटा साइज है। तो बेटा साइज अगर कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या होंगी, नेग्लिजिबल। ठीक है, क्योंकि एक ना मिनिमम, वहां पर भी मैंने बताया था कि एक मिनिमम साइज की रिक्वायरमेंट है अगर दो बॉडीज के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इनका साइज उससे भी कम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मेजर करने वाला जो आपका वान डर वाल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बहुत स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू होगी। देयरफॉर व्हाट वी विल से, वी विल नेग्लेक्ट दिस A अपॉन वी स्क्वायर, इसको मुझे नेग्लेक्ट करना होगा। सो आई विल गेट P। अब A बाई वी स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया भाई, तो बचा क्या यहाँ पे, V माइनस बी इक्वल टू आर टी। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट आई विल गेट, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। अब इस नेगेटिव को वहां लेके जाइए, सो यू विल गेट पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स आर टी अगर आप कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस पी बी और ये डिनोमिनेटर में जाएगा आर टी। अब इसको नीचे लेके आओ, सो पी वी अपॉन आर टी
इट इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। और ये जो पी वी अपॉन आर टी होता है इट इज योर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो व्हाट विल आई राइट, z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। तो क्लियर इंडिकेटेड है कि भाई 1 में इतनी वैल्यू ऐड करोगे तो z की वैल्यू आएगी। तो z क्या है आपका, z इज नाउ ग्रेटर देन 1। इट मीन्स कौन सी डेविएशन आ गई, यहीं पर लिखते हैं z इज ग्रेटर देन, इट मीन्स कौन सी डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसी चीज को हमने वहां पर थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेज हैं, ठीक है, वो जो गैसेज हैं उनमें हमेशा हमें कौन सी मिलेगी, डेविएशन पॉजिटिव मिलेगी। बट वहां पे हमने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी, यहाँ पे हमने कौन सी एक्सप्लेनेशन दी है, मैथमेटिकल। थ्योरेटिकल भी देखते हैं, दोनों मैच होनी बहुत जरूरी है। z की वैल्यू जो z होता है इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इसका मतलब जो गैस की वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी पॉजिटिव डेविएशन में। इंक्रीज क्यों होगी, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर अभी हमने कहा कि जो हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल्स उनका साइज स्मॉल है। साइज अगर स्मॉल होगा देन दे विल हैव, ड्यू टू स्मॉल साइज दे विल हैव नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगी देन ऑब्वियसली व्हाट हैपन्स, अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो वॉल्यूम कम तो होने से रही, तो वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। देयरफॉर द वॉल्यूम इंक्रीजेज, और जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो माय डियर स्टूडेंट्स जो डेविएशन होती है वो कौन सी होती है, पॉजिटिव। तो ये हमने एक्सप्लेन किया थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन को मैथमेटिकल के साथ। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 3, ठीक है। और जो आज का जो लेक्चर है वॉन डर वाल इक्वेशन का, ये आपके पिछले दोनों लेक्चर्स, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेविएशन हमें मिलता कब है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेविएशन, ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी किया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, देन हमने उसका ग्राफ स्टडी किया। आज जब आपने इस वॉन डर वाल इक्वेशन को डिराइव किया और अलग अलग कंडीशन में अप्लाई किया तो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ कि अलग अलग कंडीशन में हमें डेविएशन क्यों मिल रहा था। सो दिस वी हैव डिस्कस स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3, वॉन डर वाल इक्वेशन अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। Student, now we'll discuss the conceptual question based on the van der Waal gas equation, और उसमें बेसिकली हम स्टडी करेंगे conceptual question based on van der Waal constant A and B। तो जो बेटा आपका van der Waal constant A है, it is the measure of intermolecular force, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वॉन डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और इसमें मैंने आपको बताया था हमें देखना कैसे, एक बार थोड़ा सा फिर से एक रफ रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, सो दैट अभी हम क्वेश्चन करें तो किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी हमारे सामने ना हो। तो हमने अपने मॉलिक्यूल को डिवाइड करना है पोलर और नॉन पोलर में। सो नॉन पोलर में आपकी जो फोर्सेज होती हैं, ऑल ऑफ यू नो दीज आर वॉन डर वाल फोर्सेज, ठीक है। और पोलर में आपको हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, सेकंड आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस। तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ मैग्नीट्यूड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस का, फिर डाइपोल डाइपोल, और नंबर 3 पे क्या आएगा आपका, दैट इज वॉन डर वाल फोर्स। और ध्यान रखना वॉन डर वाल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और साइज का मैंने कहा था कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एक्सेप्ट आइसोमास। तो थोड़ा सा माइंड यूज करते हुए हम करेंगे। तो वॉन डर वाल कांस्टेंट ए पर बेस्ड हम करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये वॉन डर वाल कांस्टेंट ए पर बेस्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, he says which has more value of van der Waal constant A, more value of A बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे सामने SO2 और CO2। तो बेटा अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर आएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 इज दिस स्ट्रक्चर। तो क्लियरली इंडिकेटेड है, इसमें ये जो आपके डाइपोल हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट 0। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये आपका पोलर मॉलिक्यूल हुआ, ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ। तो इसमें जो फोर्सेस हैं वॉन डर वाल, और यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो डाइपोल फोर्सेस। तो किसका ए ज़्यादा हो,
दैट इज SO2। तो टिक भी लगाते चलेंगे, SO2 हैज मोर वान डेर वाल कांस्टेंट A। और साथ के साथ यहाँ क्या बताना है इस क्वेश्चन में, विच इज इजिली लिक्विफाइबल। कौन इजिली लिक्विफाइबल है, तो ये चीज आपको मैं बता दूं कि जो वान डेर वाल कांस्टेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो SO2 में वान डेर वाल कांस्टेंट A ज्यादा है, तो इट इज इजिली लिक्विफाइबल। तो ये हमने किया द यू कैन से A पार्ट। नाउ B पार्ट। इन द B पार्ट Br2 और I2। अब देखिए बेटा, दोनों आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी यहां पर भी आपकी वान डेर वाल फोर्स है, यहां पर भी वान डेर वाल फोर्स। तो आपको चेक करना है सरफेस एरिया या साइज। साइज का मतलब ध्यान रखना है सरफेस एरिया। तो भाई सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, ब्रोमीन से बड़ा साइज आयोडीन का होता है, तो आयोडीन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ड्यू टू विच इट हैज मोर वान डेर वाल फोर्स। वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगी, देन इट हैज मोर वान डेर वाल कांस्टेंट A, एंड दिस इज यू कैन से easily liquefiable. So this we have done, you can say question number 2. Now after that we will discuss the next one, that is C part। अगर हम स्टडी करें CO2 एंड ऑक्सीजन। अब बात करें CO2 और ऑक्सीजन की, बेटा दोनों आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर का मतलब यहां पर भी वान डेर वाल फोर्स और यहां पर भी वान डेर वाल फोर्स। तो सिंपल लॉजिक है, जिसका साइज ज्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, उसका वान डेर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो साइज कैसे पता करें, अब नॉर्मली अगर आप देखो तो CO2 हम ऐसे बनाते हैं और O डबल बॉन्ड O ऐसे बनाते, तो साइज ज़्यादा CO2 का हो गया। चलो अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो मॉलिक्यूलर मास देखो, CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 है, O2 का मास मॉलिक्यूलर मास 32 है, तो किसका ज़्यादा हो गया, CO2 का। तो CO2 हैज़ मोर सरफेस एरिया, मोर साइज, सो इट विल हैव मोर वान डेर वाल कांस्टेंट A एंड इट इज मोर इजिली liquefiable. So this is we have done the C part. Now students D. D पार्ट में तो B हो गया था हमारा। B में आपका जो आंसर आया था दैट इज मोर वैल्यू ऑफ ए आयोडीन आया था। C में आ गया हमारा CO2। D में हमें कंपेयर करना है अमोनिया वर्सेस मीथेन। तो बेटा जो अमोनिया है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स होगी। ये आपका जो मॉलिक्यूल है नॉन पोलर है, इसमें आपकी वान डेर वाल फोर्स होगी। सो एज द नेम इंडिकेट, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है वहाँ वान डेर वाल है, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यानी जो ए की वैल्यू है वो किसके लिए ज़्यादा होगी, अमोनिया के लिए ज़्यादा होगी। एंड अमोनिया इज आल्सो यू कैन से आउट ऑफ दीज टू easily liquefiable. So this we have done the D part, अमोनिया इसका आंसर है। ठीक है, अब स्टडी करते हैं ई पार्ट जिसमें हमें कंपेयर करना है अमोनिया वर्सेस HCl। चलिए अमोनिया वर्सेस HCl। तो अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स है, HCl में अगर आप रिमेंबर ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो कौन सी फोर्स है बेटा, डाइपोल डाइपोल। तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स का ज़्यादा है। तो अमोनिया हैज़ मोर वैल्यू ऑफ ए एंड इट इज यू कैन से मोर इजीली लिक्विफाइबल। ठीक है, चलिए सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये दो क्वेश्चन वान डेर वाल कांस्टेंट ए पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ गैसेस हैं। आई विल राइट मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl और अमोनिया। ये हमारी कुछ गैसेस हैं, इनके वान डेर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज अमोनिया की मीथेन की वैल्यू है 2.28 यूनिट्स, CO2 3.59 यूनिट्स, HCl इज 3.67 यूनिट्स एंड अमोनिया इज 4.17 यूनिट्स। हम पहले बी पार्ट करेंगे विच इज मोर इजली लिक्विफाइबल। तो ये देखिए ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है,
2.28, 3 ये 4.17। तो अमोनिया के लिए ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो बी पार्ट का आंसर क्या है? अमोनिया इज हाईली लिक्विफाइबल। अब बात करते हैं ए पार्ट की, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन। तो आपको पता है जो लिक्विफिकेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए के डायरेक्टली। तो ए के डायरेक्टली अगर हम इनको अरेंज करें, ये ऑर्डर मिलेगा, मीथेन से ज़्यादा CO2, CO2 से ज़्यादा HCl और उससे ज़्यादा अमोनिया। तो जो आपका ऑर्डर आएगा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का, मीथेन, ऑक्सीजन, HCl और अमोनिया, क्योंकि इनके जो वान डर वाल कांस्टेंट की ऑर्डर है वो भी यही है, जस्ट सी आउट 2.28, 3.59, 3.67 और बेटा 4.17। ठीक है, चलिए। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका वान डर वाल कांस्टेंट ए पर बेस्ड था। अब हम करेंगे वान डर वाल कांस्टेंट बी पर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सो पहले बी के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, व्हाट इज बी। वैसे तो पहले आपको डिटेल में बता चुके हैं, एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं सो दैट कंसेप्चुअल में कोई भी दिक्कत ना आए। तो जो वान डर वाल कांस्टेंट बी है, इट इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के साइज का मेजर है। अगर बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा? वो भी ज़्यादा होगा। और साइज कैसे फाइंड आउट करना है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एक्सेप्ट दैट इज आइसोमर्स। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी। बी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ए पार्ट जो स्टूडेंट्स हमें गिवन है Cl2, Br2। तो भैया ऑर्डर आपको पता है हाइड्रोजन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, तो साइज का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? Cl2, Br2, I2। तो यही आपका बी का भी ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि जो साइज ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली बी की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। चलिए, सेकेंड केस में है बी में नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन ये आपकी नोबल गैसेस हैं। हीलियम, नियॉन, जस्ट अ मोमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, तो साइज का जो ऑर्डर आएगा नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन। तो ये साइज का ऑर्डर है, सेम आपका बी का ऑर्डर हो जाएगा, दैट इज नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टन। नाउ सी पे आइए। सी पे गिवन है, जस्ट सी आउट, विल मेक सम स्पेस फॉर द सी। तो सी में बेटा आपका है मीथेन गैस, देन इथेन गैस C2H6, देन C3H8 प्रोपेन और C4H10 ब्यूटेन गैस। तो इनमें कैसे करो? देखो सिंपल है, इससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका आएगा, इससे ज़्यादा इसका आएगा, इससे ज़्यादा इसका आएगा। तो जो मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर होता है वही किसका ऑर्डर होता है? साइज का। तो ये आपका सेम किसका ऑर्डर हो गया? साइज का। तो जो साइज का ऑर्डर वही वान डर वाल कांस्टेंट बी का ऑर्डर। ठीक है, चलिए। सो दिस वी हैव डिस्कस द सी पार्ट। नाउ डी में हमारे पास है एन पेंटेन। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एन पेंटेन का जो स्ट्रक्चर आएगा CH3, CH2, 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 CH3, एन पेंटेन। उसके बाद है आइसोपेंटेन। आइसो ग्रुप ये होता है बेटा CH3, CH, CH3। अब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये आपका आइसोपेंटेन। फिर है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसमें स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 कार्बन की चेन, सेकंड पे 2 आपको मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, CH3 और CH3। अब इनको अरेंज करना है। चलिए, कोई खास इशू नहीं है, सबका जो है इसको हटाते हैं पहले ये। अब इनको अरेंज करना है। तो बेटा ये सारे के सारे जो हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम आएगा। अब हम साइज कैसे पता करें? मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको देखना है स्ट्रेट कार्बन चेन। यहाँ स्ट्रेट कार्बन चेन 5 कार्बन की है, या 4 की है, या 3।
तो जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो वान डेर वाल कांस्टेंट बी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो कार्बन आइटम किस ऑर्डर में आपके इंक्रीज हो रहे हैं, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, इसके बाद आइसोपेंटेन, और फिर बेटा लास्ट में आपका है एन पेंटेन। ये कार्बन आइटम इंक्रीज होने का ऑर्डर है। इसमें आपके 3 कार्बन की चेन थी, इसमें 4 कार्बन और इसमें 5 कार्बन। तो यही ऑर्डर किसका हो गया, साइज का, और जो साइज का ऑर्डर वही वान डेर वाल कांस्टेंट बी का ऑर्डर। सो स्टूडेंट ये हमने डिस्कस किया, दैट इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन यू कैन से वान डेर वाल इक्वेशन कह लो आप इसको, या वान डेर वाल इक्वेशन से जो हमें कांस्टेंट मिले ए और बी, दैट इज वान डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी। Now we will discuss the numerical based on the van der Waal equation. So before starting the numerical, just see out the formulas. तो पहला जो आपका फॉर्मूला है बेटा van der Waal equation, that is p plus a n square upon v square v minus n b is equal to n r t। तो यहाँ भी नोट करते हैं साथ के साथ, p plus a n square upon v square v minus n b is equal to n r t। All of you know where n stands for number of moles, A and B both are van der Waal constant, V stands for volume of gas, T stands for absolute temperature. I think all of you know the meaning of absolute temperature, it means the temperature in degree Kelvin। थोड़ा R के बारे में स्टडी करते हैं। R की वैल्यूज़ एक बार रिकॉल कराता हूँ, आपको ध्यान रखनी है कि जो R की वैल्यूज़ होंगी इट इज़ 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। सेकेंड यू हैव टू रिमेंबर 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, एंड इन एसआई सिस्टम इट विल बी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये रिगार्डिंग आर की वैल्यूज जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद बेटा एक सिंपल रिलेशन मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे बात की जाए कि भी को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था इट इज़ इक्वल टू एन बी, और एन बी को हमने नोट किया था एन इंटू 4v। बी किसके बराबर था, 4v के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो अगर 1 मोल होगा तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मोल होगा तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रॉपर जो आएगा n इंटू 6.022 10⁻23 इंटू v। v आपके एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, तो n इंटू 6.022 10⁻23 इंटू v हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये आपका को वॉल्यूम है। अगर आपसे न्यूमेरिकल में आता है कि भी कैलकुलेट करो, तो आपको बताना है कि कैसे कैलकुलेट करोगे को वॉल्यूम, या हम इसको क्या बोलते हैं, वी विल आल्सो से इट एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का भी भैया फॉर्मूला लिख लेते हैं, को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सो इट इज एन बी और फाइनली एन इंटू 6.022 10⁻23 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसके बाद वी नो दैट जो आपका b है और b इज इक्वल टू 4v जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, पर्टिकुलरली देखो ये तो n मोल्स के लिए था, अगर 1 मोल के लिए है तो ये होगा। तो एक छोटा सा रिलेशन और मैं आपको बताता हूँ कि जिसपे बेसिकली काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं, बट उसको हम डायरेक्टली कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो आपका को वॉल्यूम था, ये बेटा जस्ट अ मिनट, जो को वॉल्यूम था ये हमने लिया था दैट इज इक्वल टू एन बी, और एन बी की जगह फिर हमने क्या पुट किया था, एन बी इज इक्वल टू क्या पुट किया बेटा, एन इंटू 4v, और फिर हमने पुट किया था सिंपल एन इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं n हटा दूँ तो ये मेरा b जो आएगा ये पर्टिकुलरली आएगा को वॉल्यूम, ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से कि नॉर्मल अगर एक मॉलिक्यूल के लिए निकालोगे तो b इज इक्वल टू 4v होता है, यानी अगर आप करोगे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये कब अप्लाई करना है, जब आप एक मॉलिक्यूल में डील कर रहे हो।
बट अगर आप एक से ज़्यादा में डील कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ अप्लाई करने पड़ेंगे इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये सारा आपको करना पड़ेगा। हमारी मैक्सिमम कैलकुलेशन पर मोल होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल में काम कर रहे हो तो बी और आर में क्या रिलेशन है, बी इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, बी इज इक्वल टू 4 4 जा 16/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा अभी, पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा 3b/16, और बेटा आर क्यूब इज इक्वल टू 3b/16, और ये पाई भी नीचे चला जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड वैन डर वाल कांस्टेंट बी फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए। वैसे ये न्यूमेरिकल में हमारे इतने काम का नहीं है, बट फिर भी एक बार इसको नोट कर लेंगे सो दैट अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो हमें कोई खास प्रॉब्लम ना हो। सो आई विल राइट आर क्यूब इज इक्वल टू 3b/16 पाई फॉर वन मॉलिक्यूल। बट मैंने कहा हम नॉर्मली जो कैलकुलेशन करते हैं 1 मोल के लिए करते हैं, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, या मतलब एक मॉलिक्यूल से ज़्यादा के लिए। तो उस केस में अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और यहाँ अगर आप आर क्यूब और बी में रिलेशन निकालो तो हमारा एक डायरेक्ट रिलेशन है, बी इज इक्वल टू 96 इंटू 10⁻23 आर क्यूब। इससे हमारा डायरेक्ट काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो यूज़ करो, ये यूज़ करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे हम नोट करते हैं रिलेशन को, दैट इज बी इज इक्वल टू 96 इंटू 10⁻23 आर क्यूब। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप बी की यूनिट लेके चलते हो लीटर पर मोल, तो जो आर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि लीटर बराबर क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। बस इस चीज़ में बच्चे गलती कर जाते हैं कि बी दे रखा है लीटर में तो वो यहाँ रेडियस निकाल देते हैं मीटर में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी चलिए वर्कआउट चाह। अब लास्ट इसमें एक चीज़ और आती है कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो नियरेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर। तो जो दो नेबर है वो सबसे नज़दीक इतना जा सकते हैं कि एक दूसरे की बाउंड्री को टच करें। तो जो उनका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करके आता है, और ये क्या होगा, इसका रेडियस आर, इसका आर, दैट इज 2r। तो डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर इज ऑलवेज 2r, जो आपको ध्यान रखना है। चले यहाँ इसको थोड़ा सा स्पेस बना के लिख देते हैं, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इज इक्वल टू 2r। चलिए काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई हमारे पास। नाउ अब हम न्यूमेरिकल करते हैं 1 by 1। सो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी रिटन द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, जस्ट विल सॉल्व 1 by 1। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बेसिक्स पे ज़रूर काम करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे हमने वर्कआउट किया, क्या क्या हमारा ये था, सारा एवरीथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, ही सेज कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ 110 ग्राम CO2। 110 ग्राम मेरे पास CO2 है, मुझे प्रेशर फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम इन 2 लीटर वेसल, ठीक है, एट 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बेटा 37 डिग्री सेल्सियस। वैन डर वाल कांस्टेंट ए भी गिवन है 3.59 लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर। वैन डर वाल कांस्टेंट बी 0.0427 लीटर पर मोल फॉर CO2। तो सिंपल है, मेरे को भैया ए भी गिवन है और बी भी गिवन है, तो यूनिट मैंने चेक कर ली, प्रॉपर है। ए की 3.59 लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर मोल -2, और बी है आपका 0.0427 लीटर पर मोल। चलिए अब काम करते हैं। पहले टेम्परेचर को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। सो 37 प्लस 273, दिस विल बी 310 केल्विन, ठीक है ना। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी दे रखे हैं, इट मीन्स हमें वैन डर वाल इक्वेशन में काम करना है। तो इक्वेशन हमारी क्या है, दैट इज P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। चलिए आर का भी रिजॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू लेंगे। अब आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो R इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल।
अब भाई प्रेशर निकालना है, बाकी सब गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, उस पर भी काम करते हैं। तो आपको जो है CO2 का मास गिवन है 110, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास CO2 का कितना होता है 44। सो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए भाई 2.5। अब आपको प्रेशर निकालना है, तो बेटा सिंपल, अगर आप यहाँ पर प्रेशर को एक साइड करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन आएगी दैट इज nRT अपॉन V माइनस NB, nRT अपॉन V माइनस NB माइनस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। या तो ये कर लो या इसी में वैल्यू पुट कर दो, दोनों सेम मेथड है, आइदर पुट द वैल्यू इन दिस और पुट द वैल्यू इन दिस। हाँ, न्यूमेरिकल काफ़ी बड़ा होने वाला है बट बी क्लियर करना पड़ेगा, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्टली। वैसे एक दो बार अगर आप राइट साइड करके करोगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इजिली लर्न भी हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने अभी 2.5, आर कितना है आपका 0.0821, टेम्परेचर कितना है 310 केल्विन अपॉन वॉल्यूम इज 2 लीटर वेसल माइनस एन, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ गया भाई 2.5, वान डर वाल कांस्टेंट बी 0.0427, वैल्यू बड़े ध्यान से पुट कीजिए, माइनस ए कितना गिवन है आपको 3.59 इंटू नंबर ऑफ मोल का स्क्वायर दैट इज 2.5 का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम कितना है 2 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। अगर पहले वाली क्वांटिटी सॉल्व करते हो इट इज 33.61, करके देखना बेटा इसको, ये पहले वाली क्वांटिटी आएगी 33.61, सेकेंड इज 5.61 एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 28। अब यूनिट क्या लगाओगे, देखो भाई एटमॉस्फेयर दिख रहा है ना कई जगह, तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा। तो ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं, यहाँ कैलकुलेशन है, उसकी प्रैक्टिस बेटा यू हैव टू डू, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स खुद करोगे उतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, इन द क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ 2 मोल SO2। चलिए जी टेम्परेचर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 5 लीटर वेसल है, 10 बार प्रेशर, वॉल्यूम 5 लीटर, प्रेशर 10 बार, तो आर की वैल्यू लिख दो 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, हो गई। चलिए वान डर वाल कांस्टेंट ए और बी गिवन है, वैल्यू प्रॉपर है, बार है, यहाँ पर भी हमने आर में बार लिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। तो वान डर वाल कांस्टेंट ए है आपका 6.7 बार लीटर स्क्वायर मोल -2 और वान डर वाल कांस्टेंट बी है भाई 0.0564 लीटर पर मोल। डाटा एक बार चेक कर लीजिए, सारा एक्यूरेट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए ना अब बात करते हैं टेम्परेचर। तो हमारी वान डर वाल इक्वेशन है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। अब देखिए इस इक्वेशन में वैसे तो हमसे कई चीज़ें निकलवाई जा सकती है बट मेन प्रेशर टेम्परेचर में काम होता है। तो टेम्परेचर अगर मैं एक साइड करके निकालूँ तो ये आएगा P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB क्लियर डिवाइडेड बाई NR। तो ये मैं पता है क्यों करा रहा हूँ, कई बार ना आपके MCQs में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई टेम्परेचर बताओ क्या है, तो फॉर्मूले लिखे होते हैं, तो वहाँ पर अगर ये अभी टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, तो यहाँ N1 कर दो, यहाँ N1 कर दो, ठीक है ना। एक छोटा सा बता रहा हूँ, यहाँ बीच में मेरे को ध्यान आ गया, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल रियल गैस, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, T इज इक्वल टू P प्लस N1 हो जाएगा, A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B अपॉन R। इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा ऐसे करना, दैट विल बी बेटर। चलिए अब आपकी मर्जी है, आप चाहे वैल्यू अपर इक्वेशन में पुट करो या लोअर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। प्रेशर कितना गिवन है 10 बार प्लस ए कितना गिवन है 6.7, एन स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती, दिखने में बड़ी हैं
बट बहुत जल्दी सॉल्व होती हैं। V 5 माइनस नंबर ऑफ मोल्स 2, B कितना गिवन है 0.0564 अपॉन N इंटू R नंबर ऑफ मोल्स 2 और R क्या लोगे 0.083। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जब बेटा इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 326 केल्विन, दैट इज द टेम्परेचर। सो स्टूडेंट दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। So question number 3 is question number 3, B for oxygen van der Waals constant B आपको गिवन है 0.0318 लीटर पर मोल। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। डायमीटर से पहले रेडियस निकालोगे, फिर आप D इज इक्वल टू 2R करोगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, हमने लिख रखा है ऑलरेडी रिटन द डायरेक्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला इज B इज इक्वल टू 96 इंटू 10 की पावर 23 R क्यूब। क्लियर। अब B की यूनिट क्या है, लीटर पर मोल, तो जो रेडियस आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो चलिए B कितना गिवन है 0.0318 इंटू 96 इंटू 10 की पावर 23 R क्यूब। सो R क्यूब इज इक्वल टू 0.0318 अपॉन 96 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है ना बेटा। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट R इज इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग दिस 1.46, कंप्लीटली सॉल्व करना है। ये जो वैल्यू आएगी उसका क्यूब रूट लेना है। ठीक है ना, जो भी वैल्यू आती है ये, तो जो R आपका आएगा फाइनली इट इज 1.46 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। और डायमीटर क्या होता है, इट इज 2R, 2 इंटू 1.46 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 1 ज़ा 2 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ये डायमीटर। और अगर, क्योंकि अगला क्वेश्चन मुझे करना भी है, वैसे मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन आए इसी में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, तो वो किसके बराबर होता है 2R। तो अगेन द आंसर इज 2.92 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। सो दिस वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल शिफ्ट टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट सी आउट द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। So what is question number 4? He says calculate the average volume available to a molecule in a sample of nitrogen gas at STP, and what is the average distance between the neighboring molecule। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हम NTP पे काम कर रहे हैं। NTP वाली कंडीशन है। तो NTP की कंडीशन में आपको पता है कि 1 मोल गैस में 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जो वॉल्यूम आएगी दैट इज 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज पे थोड़ा काम करेंगे। अब पहले आपको क्या निकालना है, एवरेज वॉल्यूम अवेलेबल टू अ मॉलिक्यूल, यानी आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये आपको निकालना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। 6 पॉइंट क्वेश्चन में दिख भी रहा है 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम आएगा वो दे रखा है, इट इज 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ये भाई 22,400 डिवाइडेड बाई 6.022 10 की पावर 23, 1 अपॉन एवोगैड्रो, सॉरी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1 अपॉन 6.022 10 की पावर 23 की जो वैल्यू होती है 1.66 10 की पावर 20 -24, ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी मोल कंसेप्ट में। तो न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व होगा। 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर की जगह क्या लिखेंगे आप,
1.66 10 की पावर माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई 22,400। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे दिस कम्स आउट टू बी 3.72 10 की पावर माइनस 20 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये काम हो गया। ये एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम आ गई, बहुत सिंपल तरीके से आई। टेक्निकली अब तक तो आप चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग ही कर रहे हो, भैया एनटीपी पे इतनी वॉल्यूम एवोगैड्रो नंबर की होती है तो एक की कितनी वॉल्यूम आई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्योंकि बड़ा न्यूमेरिकल है। सो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल जो मेरी आई दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, ये आया मेरा 3.72 10 की पावर माइनस 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में क्या पूरा एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल, यानी वो पूछना चाह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, जो किसके इक्वल होता है 2r। एग्जामिनर वांट टू आस्क डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो बेटा ये जो डिस्टेंस होगा ये 2r, यानी मुझे वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल से पहले रेडियस निकालना होगा। सो वो हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो 3.72 10 की पावर माइनस 20। तो यहाँ से आर क्यूब कितना आ जाएगा 3.72 10 की पावर माइनस 20 मल्टीप्लाई 3 ऊपर जाएगा अपॉन 4 इंटू पाई। ठीक है बेटा, पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगा उसका क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट अगर आपको नहीं आता है तो आइदर यू विल टेक द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, या फिर आपने लोअर क्लासेस में जहाँ स्क्वायर रूट किया था उसी तरीके से क्यूब रूट भी करते हैं। जस्ट गो एंड रिवाइज दैट पर्टिकुलर। तो यहाँ से रेडियस आएगा 2.07 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर 2r, 2 इंटू 2.07 10 की पावर माइनस 7, सो 2 7s are 14, 2 2s are 4, 4.14 इंटू 10 की पावर minus 7 centimeter. So this is regarding the question number 4. So बेटा ये हमने किए, we have completed you can say the numerical based on the van der Waals equation, जिस